आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ यूपी में इत्तेहाद का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सपा और बीएसपी के बाद अब इस इत्तेहाद में आरएलडी भी शामिल होने जा रही है। लखनऊ में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, मुद्दा सीट शेयरिंग का नहीं बल्कि एतमाद का है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आरएलडी को कितनी सीटें दी जाएंगी। इससे पहले एसपी और बीएसपी ने साथी पार्टियों के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, लेकिन कुछ जराये का ये कहना है कि आरएलडी 4 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है और वो 4 सीटें मांग रही है। जराये के मुताबिक कैराना बाय इलेक्शन के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। एसपी के लीडर आरएलडी के सिंबल पर निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज हम इसी खबर पर तफसील से चर्चा करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एसपी बीएसपी के इत्तेहाद में आरएलडी भी शामिल होगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से आरएलडी के नायब सदर जयंत चौधरी ने मुलाकात की। दोनों लीडरान के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। पहले की मुलाकात से आज हम आगे बढ़े हैं। जयंत चौधरी ने साफ किया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। जयंत ने कहा कि सवाल सीट का नहीं, रिश्ते और एतमाद का है। कैराना में हमने एक साथ मिलकर बेहतर काम किया था। कैराना में हमने एक दूसरे के साथ तालमेल बनाया, वह सफल तालमेल साबित हुआ। बहुत लचीलापन को अपनाया। हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा है वो हमारा है। तो लड़ाई मैं की नहीं, लड़ाई हम की है, लड़ाई हमारी है, हम मिलकर लड़ेंगे। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। सीटों का मसला ही नहीं, सवाल विश्वास का है, सवाल रिश्ते का है और दोनों बहुत मजबूत हैं। इत्तेहाद का रस्मी ऐलान बीएसपी सदर मायावती से मुलाकात के बाद होगा। बताया जा रहा है कि एसपी और आरएलडी में सीटों के बंटवारे पर भी एक राय बन गई है। हालांकि आरएलडी को कितनी सीट दी जाएगी, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने बाकी की 2 सीटें कांग्रेस के लिए और 2 दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ी है। जराये के मुताबिक आरएलडी 4 सीटों पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में आरएलडी को कितनी सीटें और किसके कोटे से दी जाएंगी, इसे लेकर अभी अटकलों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो लगभग अब ये तय माना जाए कि इस इत्तेहाद में अब आरएलडी भी शामिल हो गई है। फॉर्मली बस उसका ऐलान होना बाकी है। किस तरह से शामिल हुई है ये भी देखना होगा, क्योंकि आरएलडी लगातार 4 सीटों की बात कर रही है। हालांकि अभी फिलहाल देखें तो सिर्फ 2 ही सीटें छोड़ी गई हैं। 2 फॉर्मूले पर बात हो रही है। एक तो ये कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से 2 सीटें दे दे, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये भी है जो हमने कैराना में देखा था कि सिंबल तो समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन कैंडिडेट्स आरएलडी के भी हो सकते हैं, क्योंकि कैराना में ऐसा करके जीत हासिल हुई थी। लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से बातचीत बढ़ती है। और हम ये देख भी रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तमाम लोग जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। जो पानी पी पी के कोसा करते थे, वो अब एक दूसरे पर एतमाद की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनसे का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ बीजेपी की लीडर जुड़ गई हैं, प्रिया चौधरी। इसके साथ ही अनुराग वर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे साहब लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। राघवेंद्र जी, आज शुरुआत आपसे करूंगी मैं। क्या ये माना जाए कि इत्तेहाद हो गया है, आरएलडी अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ शामिल हो गई है? जी निश्चित ये मान के चलेंगे फाइनल है उनसे, वो हमारे साथ में रहेंगे। और जिस तरीके से बातचीत हुई है वो सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने कहा भी है कि सीटों का मामला नहीं है, आपसी विश्वास का है, इसलिए इसको बात की गई है और जल्दी वो भी हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। इससे हमारी और ताकत बढ़ेगी और हमारा वोट परसेंट लगभग अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 50% के ऊपर जाएगा, जो कि बीजेपी के लिए बहुत कठिन राह हो जाएगी। और अभी जिस तरीके से हमारे 2 लोगों के गठबंधन होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के बयान आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा हो, किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि वो 10 सीटें भी उन्हें नहीं देना चाहिए थे बीएसपी को, चाहे वो नाक रगड़ते, इस तरीके की बातें करती। अखिलेश जी ने भी उस पर हालांकि ट्वीट किया था कि
हम नाक नहीं रगड़े, नाक आपको रगड़नी होगी क्योंकि आप जाने वाले हैं। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए राजनीति में। राघवेंद्र जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं अभी तो जीत बहुत दूर की बात है, अभी तो इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद जनता तय करेगी। लेकिन अभी से ही बीएसपी के जो लीडर हैं वो हम आपके माने अब, क्योंकि अब आप दोनों साथ हैं, उनकी जबान अभी से, उनके बोल अभी से बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। तो अभी तो जीत हासिल भी नहीं हुई, अभी से इस तरह की बात कि बीजेपी के लीडर्स को तो हम दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, इस तरह की बातें वाकई में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल भी हम इसकी भाषा के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो भी अगर इस तरीके की भाषा, क्योंकि राजनीति में हमारे याद है तो भाषा की कहीं जगह नहीं है। अगर इसमें शिष्ट भाषा नहीं हुई तो राजनीति में तो इसका कोई स्थान नहीं है। अच्छी भाषा होना चाहिए। आप जीतते हैं या हारते हैं, आपको संयम रखना पड़ेगा कि जीत हार दोनों एक पहलू के दोनों हिस्से हैं और उसमें आपको मर्यादा नहीं खोनी पड़ेगी। और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। राजनीति तो आपको और संयम और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है कि आपको राजनीति में बिल्कुल भी संयमित होकर के ही अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे जो जनता देखे उस पर भी अच्छा असर जाए कि आप गलत भाषा का प्रयोग ना करें। राघवेंद्र जी, ये मेरे ख्याल से सपा का तो इस टाइप का रिकॉर्ड रहा हुआ है कि जहाँ से वो हारते थे वहाँ पे तो बहुत ही लड़ाई झगड़े मारपीट, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके ऊपर तरह तरह की चीजें होती रही। ये आप पाठ दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो जो आपने इस तरीके जो बताया कि ये सपा के साथ होता रहा, आपने शायद बीजेपी के लिए नहीं कहा, आपने दूसरी पार्टियों के लिए नहीं कहा कि वो ऐसे करते रहे। अब आप देखिए, अब तो रामराज्य की सरकार, और जिस तरीके से बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है, इन्हीं के लोग हैं। चलिए, एक की गलती दूसरे की गलती को बराबर करके वो पाक साफ नहीं हो जाती है। प्रिया जी, मुझे बताइए कि अब आरएलडी भी अगर साथ आ गई, जिसकी उम्मीद लगभग अब हो ही गई है कि ये साथ ही हैं, जिस तरह की आज बातचीत रही है, तो बीजेपी को तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है यूपी में। अब देखिए, सबसे पहले जहां तक आपने नुकसान की बात करी है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नुकसान बीजेपी को नहीं होने जा रहा है। ये नुकसान सीधे तौर पे, साफ तौर पे, प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। और जहां तक इन्होंने कहा वोट प्रतिशत 50 से ऊपर हो जाएगा तीनों का मिला के, तो 2017 के आंकड़े उठा के देखिए, सिर्फ 45% से कुछ पॉइंट ऊपर होएगा, 50% फिर भी नहीं हो रहा है। जबकि अकेले भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा उठाकर देखें तो 39.7% उनको वोट मिला है। तो अगर जातिगत आधार पर भी अब फिर भी अगर आप देखें, अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर भी तो आपकी मुश्किलें बढ़ी ना। अगर आप 39 पे दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं, एसपी और बीएसपी, तो ऑब्वियसली जब आप एक पर्टिकुलर जाति को ध्यान में रख के गठबंधन बना रहे हैं तो किसी भी गठबंधन का कुछ ना कुछ नकारात्मक इफेक्ट होता है। लेकिन हम आश्वस्त क्यों हैं? क्योंकि 3 करोड़ घरों में, अकेले यूपी के अंदर 3 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत, उज्ज्वला के तहत और बाकी स्कीमों के तहत हमने सीधा लाभ उनको पहुंचाया है। तो हम आश्वस्त है कि सबका साथ सबके विकास अगर ऐसा ही होता तो ये 5 जो रियासतें हैं जहां आपको हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर भी आपको नतीजे फिर अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर वाकई में जो स्कीम है उन सबका इतना ही फायदा पहुंचता। हम छत्तीसगढ़ में हारे हैं, जिसकी समीक्षा लगातार जारी है, लेकिन बाकी 2 राज्यों में आप नहीं कह सकते कि हारे हैं। और हम हिंदी बेल्ट की बात करें तो सिर्फ 3 राज्यों के नतीजे देखे जाएंगे, बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता है। एक चीज में एक छोटा और आपने जो ये मर्यादा की बात करी और जो मर्यादा आप सिखाने लग गए एकदम से, वो मर्यादा एसपी की 2 जून को कहां पर थी, जिसको काली रात के रूप में देखा जाता है। अब आप मर्यादा सिखाने लग गए। अब आपके अध्यक्ष जो वो ये कहने लग गए कि इनका अपमान मेरा अपमान है। बीजेपी के नेताओं की मर्यादा बहुत अच्छा है। हरामजादे की बात करें तो मर्यादा है, मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा तो मर्यादा है। और अगर साक्षी महाराज जैसे लोग जो संत हैं वो कहें कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करना चाहिए, वो मर्यादा है। इनके विधायक अगर सैनी जी, अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो अगर कहें कि हिंदुओं को 18 बच्चे पैदा करना चाहिए तो मर्यादा है। ये जो कहें वो मर्यादा में, हम कहें तो गलत है। ये जो करें वो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। तो वो क्या था, वो रात के बारे में बताइए ना। लेकिन प्रिया जी ये भी देखना होगा, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, चाहे बीजेपी की बात करूं, या फिर मैं किसी और पार्टी की बात करूं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आप ये देखें कि पीडीपी के साथ जो आपने वहां पर इत्तेहाद किया वो क्या था? अगर आप इसे अनहोली अलायंस कहते हैं तो वो क्या होली अलायंस था? एक और इनकी बात बता दूं, चिन्मयानंद पर बलात्कार का जो आरोप लगा था, आपके ही योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार महबूबा मुफ्ती सवाल उठाते रहे, पत्थरबाजों के हक में खड़ी होती रही। आज भी आतंकवाद को लेकर उनके बयान आ रहे हैं। अभी आपने
अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जेएनयू के लिए वो किस तरह से तड़प रही है, आतंकवादियों के प्रति उनकी जो लगन है, उनकी जो तड़प है, उसको देखते हुए वो गठबंधन टूटा। गठबंधन राजनीतिक हितों के कारण नहीं टूटा है। जैसे इन लोगों ने 1993 में गठबंधन किया था, वो सरकार नहीं चला पाई। हर कोई जो है वो अपने अपने अलायंस को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बात यह है कि अनुराग जी कि जब जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, तमाम पार्टियां अपनी तमाम रंजिशें सब कुछ भुला देती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नफे नुकसान के लिए ही अलायंस होता है, चाहे वो बीजेपी हो या अब समाजवादी बीएसपी का हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ जा चुकी है, बीएसपी भी बीजेपी के साथ जा चुकी है, ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ जा चुकी है। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका आपसी इत्तेहाद ना हुआ हो। एक दो पार्टी को छोड़कर इसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी शामिल है जिन्होंने बीजेपी के साथ कभी इत्तेहाद नहीं किया है। तो देखा जाए तो अनहोली होली अलायंस तो बहुत सारे हो चुके हैं। अब देखना यह है कि किसका नुकसान किसका नफा होता है। अनुराग जी देखिए, राजनीति में जब भी जो भी पार्टी है वो सिर्फ सरकार बना, उसका अल्टीमेट उद्देश्य है सरकार बनाना। आपकी कोई आइडियोलॉजी अब रह नहीं गई। राजनीति में आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस हो तो वो फिर भी आइडियोलॉजी की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अगर आप क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कल तक जिनके जो एक दूसरे के विरोधी थे आज दोस्त बन गए, परसों फिर दुश्मन बन जाएंगे। तो ये मायावती जी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। आप क्यों भूल जाते हैं? नहीं एक राघवेंद्र जी, क्या दूसरा ज्यादा गलत है ये बता के आपकी गलती छुप जाएगी? सबसे बड़ी चीज ये आपने ये कहा कि क्षेत्रीय दल ज्यादा ऐसा करते हैं। जब जम्मू कश्मीर में ये कर देते, अच्छा तो उसे राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। जो राष्ट्रद्रोह की बात करता है, जो राघवेंद्र जी उससे बात करता है, राघवेंद्र जी क्या राघवेंद्र जी मर्यादा कहीं नहीं जाती। हम अगर कोई गठबंधन करते हैं तो हम मर्यादा के विरोध में। राघवेंद्र जी देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं कि मेरा जो एनालिसिस, मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूं कि आप अगर ये कहते हैं कि मेरे से ज्यादा गलत भाजपा है तो क्या आपकी गलती खत्म हो गई, या मेरे से ज्यादा गलत कांग्रेस है तो आपकी गलती खत्म हो गई? आप सिर्फ सरकार बनाने के लिए एक पर्टिकुलर, मेरे पास इतने प्रतिशत वोट है, तुम्हारे पास इतने प्रतिशत वोट है, हम दोनों मिल जाते हैं, सरकार चले ना चले, हम 2-3 साल किसी तरह से सरकार में बने रहे, किसी तरह से कुछ करते रहे, तो ये अलायंस इस दिशा में जा रहा है। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनकी 13 दिन सरकार चली, फिर 13 महीने चली, फिर इसके बाद ये देखो अलायंस तो शुरू से चलता रहा है। अगर बीजेपी करे और वो गिर जाए तो उनको बताएंगे अस्थिरता। यही मैं राघवेंद्र जी कह रही हूँ कि कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता है कि इनका होली अलायंस है, हमारा होली अलायंस है, इनका अनहोली है। इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। एक छोटा सा सवाल है, क्या अगर आपका अलायंस, जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि अब आपके पास तो मैक्सिमम वोट हैं, मुख्यमंत्री आपके अखिलेश जी होंगे या मायावती जी होंगे? देखिए, मैं एक चीज बता दें, मुख्यमंत्री से पहले पीएम अभी तो लोकसभा की लड़ाई है, लेकिन एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं कि क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं हो सकता है, वो आपको आज धरातल पे दिख रहा है। और आगे ये अजूबी चीज नहीं थी, बहुत सारे पहले भाजपा और बसपा का अलायंस। अच्छा, मेरा सवाल ये लीजिए राघवेंद्र जी आप कि हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जब वो दोनों एक साथ आए, या उससे पहले हमने देखा अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज से अच्छा भी कहा जा सकता है, तारीफ भी उनकी की जा सकती है इस बात को लेकर कि हमेशा उन्होंने कहा कि 2 कदम पीछे हटकर ही सही, लेकिन वो अलायंस के लिए तैयार हैं, उन्होंने ही पहल की। लगातार वो हमेशा मायावती को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर आरएलडी की अगर हम बात करें तो तमाम तरह की जो साठगांठ हो रही है वो समाजवादी पार्टी ही कर रही है। कुर्बानी भी अगर देगी तो समाजवादी पार्टी को ही देनी होगी। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? आखिर बीएसपी और आप तो बिल्कुल साथ साथ की पार्टी है ना, दोनों हमेशा प्रतिद्वंदी रहे हैं वहां पर। अब ऐसी क्या बात रही कि बिल्कुल अखिलेश जो है पेश हुए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भी निश्चित रूप से कोई मजबूरी नहीं है, ये विनम्रता है। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश जी ने पहले भी कहा था अगर मुझे 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा अलायंस के लिए तो वो भी करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा समानांतर बराबर सीटें मिली, जबकि पहले तमाम मीडिया में डिबेट्स ये चली कि ये शायद कम पे मजबूर हो गए और
फिर ले अखिलेश लेंगे, को ये पता कम है ले कि लेंगे। मायावती के विनम्रता। अहंकार को ऐसे ही हैंडल किया जा सकता है? नहीं, उन्होंने देखिए 38 सीटें दोनों को मिल गई हैं, लेकिन वही जिस समय पर बात करते हैं, ये विनम्रता अपनी अलग चीज है। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे ज्यादा अनुभव मायावती जी को है, वो इतने बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये उनकी विनम्रता है कि उसको वो कहते हैं। और रही बात अलायंस की, कोई मजबूरी ये है कि देश से ऐसी सत्ता को हटाना है जिन्होंने केवल झूठ बोला है। अभी जहां तक इन्होंने बताया, बहुत सारी योजनाएं गिनाई। मैं कहना चाहता हूं, अब शौचालय की योजना थी, जब बिहार में उसका लिटमस टेस्ट हुआ, जहां देखा जहां गड्ढा नहीं खुदा था वो भी शौचालय में गिन लिया गया। जहां बैठे हैं नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, इसे ODF शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। आप बाहर निकल के जाएंगे तो आपको इसकी हकीकत पता लग जाएगी। गंगा सफाई की बात थी, वो भी अधूरी रह गई। और युवा रोजगार मांग रहा है, जब रोजगार की बात हुई, बिल्कुल रोजगार नहीं, किसानों की आमदनी की बात कहां चली गई? ट्रेन, जब बुलेट ट्रेन आने वाली थी, आपने देखा बुलेट ट्रेन कहां चली गई? किस बस्ते में बंद हो गई? किसी को नहीं पता है। लोगों को इसीलिए कि जो आपने वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे निकल गए। तो अब जनता को नई राह चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वही सरकार है जो केवल राम के पीछे छुपना चाहती है, अपना पाप छुपाना चाहती है। लेकिन मुझे बताइए कि आप एकला चलो की राह पर ही चलेंगे, या फिर जो छोटे छोटे दल आपके साथ थे, जो अब आपके साथ नहीं है, क्या उनको कोई मनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि चाहे निषाद पार्टी की बात करें, वो भी इसमें शामिल है, हालांकि उन्हें कोई सीट नहीं दी गई है, लेकिन वो भी इनके साथ शामिल है। क्या आप यूपी में इतने, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है, और जिस तरह से लगातार केरल से लेकर तमाम नॉर्थ ईस्ट रियासतों में वजीर आजम जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि यहाँ के नुकसान की भरपाई वहां से करने की कोशिश की जा रही है, और ये एहसास हो गया है कि यहाँ पर 2014 वाला जादू तो नहीं चलेगा। वजीर आजम तो फिर से आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और जहां तक इन लोगों ने जहां तक आपका सवाल है कि आपका गठबंधन में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो देखिए, जिनका विश्वास है वो लोग बने रहेंगे, जिनका विश्वास जागेगा वो लोग आ भी जाएंगे। लेकिन इनके साथ निशान पार्टी का आपने जिक्र किया, अगर साथ में है गठबंधन में तो आप उन्हें सीट क्यों नहीं दे रहे? उन्हें सीटों से भी तो नवाजिए, कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए आपके साथ आने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो साथ में जुड़ा रहेगा उसका पूरा सम्मान बरकरार रखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी मौका प्रस्त गठबंधन नहीं करती है। फूले भी आपके पास से चली गई, उठा देते हैं कि सावित्रीबाई फूले भी आपके पास से चली गई की पार्टियां हैं, लेकिन अगर वो है तो सबका अपना एक सम्मान है। सब लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। परिवार में नाराजगियां होती हैं, कभी कभी आपको ऐसे बयान सुनने में भी आ जाते हैं। बीजेपी के साथ शायद यही मुश्किल होती हुई नजर आ रही है फिलहाल, कि उनके साथ जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे अब हम यहाँ यूपी की बात करें, या और भी तमाम जगहों की हम बात करें, अभी हमने आसाम का भी देखा है कि किस तरह से वहां से भी समर्थन वापस ले लिया गया है। अभी हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां आप देख रहे हैं कि शिवसेना किस तरह से, बिल्कुल बीजेपी और शिवसेना एकदम आमने सामने खड़ी है, एक तरह से धमकियां देते हुए नजर आ रही हैं। तो आपके साथ जो अलायंस पार्टीज मौजूद है, ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करें, ज्यादातर जो है वो आपसे नाराज चल रही है, क्योंकि बीजेपी उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दे रही है। यही मैंने आपसे कहा कि जो ये अलायंस है, इसकी खूबसूरती ही यही है एनडीए में, कि यहाँ पे लोग नाराज होते हैं, अपनी नाराजगी खुल के जाहिर करते हैं, किसी के ऊपर खुलकर जाहिर करते हैं। आप उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं। कोई दबाव नहीं होता है यहाँ पे। और जहां तक वोट प्रतिशत, सिर्फ यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, सब जानते हैं, सब मानते हैं इस बात को। उसी में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। 2014 के जनरल इलेक्शन में अकेले भारतीय जनता पार्टी का 42.6% रहा है। 2017 के चुनाव में 39.7%। क्या 2014 का जादू चलेगा? आप देख रहे हैं, देखिए 2014 का जादू चलेगा, यही तो सवाल है। जो आपके साथ अलायंस हैं वो भी आपसे झटक रहे हैं, वो भी आपसे दूर जा रहे हैं। एक तरह की घबराहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से आसाम की बात करें, वहां से भी जो दल आपके साथ था उसने भी आपका साथ छोड़ दिया है। तो जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है, अलायंस का जो एक धर्म होता है, वो शायद बीजेपी निभाने में नाकाम रही है। देखिए, झूठ का जो पुलिंदा बांधा जा रहा है और जनता को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, आसाम में इस वक्त सिटीजनशिप के मुद्दे पर वही हो रहा है। लोग तो पूरी तरह से समझते नहीं है, लोगों ने पूरी तरह से बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, या लोग उस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आप उन्हें किसी भी तरह से जाकर बहका दीजिए, जैसे कि हम पूर्व में देख भी चुके हैं SC/ST में क्या हुआ था। जहां तक बात है कि हम घबराए हुए हैं या नहीं, हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और आश्वस्त है। और डिबेट के शुरुआती रिमार्क में आपने कहा था कि जो लोग
पानी पी पी कर एक दूसरे को गालियां देते थे, आज वो लोग एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना गठबंधन जाहिर कर रहे हैं। प्रिया वो तो सबके साथ है जी, प्रिया वो सबके साथ है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे लिए, हमारे ने किसी ने तो एक दूसरे को गाली नहीं दी, लेकिन शायद आपको याद होगा भारतीय सोहेलदेव पार्टी, रोहम प्रकाश राजभर पूरे 5 जब से सरकार में है, जब से शामिल हैं, लगातार गाली दे रहे हैं और ये सुन रहे हैं। शिवसेना लगातार गाली दे रही है, सुन रहे हैं। रालोसपा चली गई है और पार्टियां चली गई हैं, इस तरह से सरकार में आपको ये लोग गाली दे रहे हैं, तो आप लोगों ने आप सुन रहे हैं। आपकी क्या मजबूरी है वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही मजबूत हैं, इतना आपको अपने पे विश्वास है, तो आप दूसरों की गाली क्यों सुन रहे हैं? कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? आप बताइए, आप क्यों गाली सुन रहे हैं? आप मजबूत हैं, आप तो बता रहे हैं कि पूरे राज्य में, और जहाँ तक देखिए मोदी जी का जो आभा मंडल था वो खत्म हो चुका है और उसका बहुत जीता जागता उदाहरण है कि 3 राज्यों में मोदी जी की तमाम सभाएं हुई, इसके बावजूद भी जनता ने उनकी बात नहीं सुनी। क्यों? जनता ने देखा केवल बातों से काम नहीं चलेगा, जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं। सबकी गठबंधन की मजबूरियां हैं, मजबूरियों से ज्यादा सियासी लालच है, जिस वजह से सारी पार्टियां एक साथ आती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई तो ये बिल्कुल भी अब नहीं रह गई है। अनुराग जी, कांग्रेस को साथ नहीं लाना, क्या ये कहा जा रहा है कि जो आलाजात का रिजर्वेशन जो दिया गया है, सवर्णों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसका फायदा यूपी में मिल सकता है बीजेपी को, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, जाहिर सी बात है, उसे केटर करने की कोशिश की गई है। वही कहीं ना कहीं से कांग्रेस का भी वोट बैंक माना जाता है। तो क्या अगर कांग्रेस को साथ में नहीं रखा गया है तो उसका सीधे सीधे नुकसान इस आप अलायंस को देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी को होगा? क्योंकि अगर वो वोट बैंक वहां जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का नुकसान होगा इसमें। देखिए, जो अगर आप कांग्रेस की ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड स्थिति उत्तर प्रदेश बिहार में देखिएगा, तो ये लोग सत्ता से बहुत सालों से दूर है, बहुत सालों से इन स्टेट्स में दूर है। तो सत्ता में दूर रहने का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो क्या होता है कि आपका कैडर खत्म हो जाता है। जो नुकसान इन लोगों ने, सपा और बसपा ने एनालाइज किया कि इनका कैडर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अगर ये बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहेंगे तो इनके लोग निकल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ इनको अपनी सारी आइडियोलॉजी तो खैर छोड़िए, अपनी सारी पुरानी जो है रंजिशें छोड़ के इनको एक उसमें आना पड़ा कि इनका कैडर ना खत्म हो जाए। ये प्रॉब्लम कांग्रेस की उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो कांग्रेस की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान या फायदा किसी भी दल को होना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस का अपने आप ही नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अब बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा नुकसान या फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो उसको लेके बहुत ज्यादा चिंता मुझे नहीं लगता सपा बसपा को है। या राघवेंद्र जी, मुझे बताइए कि एक तरफ तो अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, एक यूपी में अलायंस होना है और एक नेशनल लेवल पर होना है, जहां पे जाहिर सी बात है कि आप की प्लेयर्स में से एक हैं। ममता बनर्जी की जब हम बात करते हैं 19 तारीख को जो एक वो रैली करने जा रही हैं, जहां तमाम पार्टीज को उन्होंने बुलाया है, एक तरह से वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी की लीडर्स नहीं जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर जाएंगे, एक तरह से कहते कि खाना पूर्ति की जा रही है। तो क्या जिस अजीम इत्तेहाद की बार बार दुहाई दी जा रही है, बात की जा रही है, तस्वीर हमने कर्नाटक में देखी थी, क्या अब हम ये समझें कि ये सिर्फ यूपी तक महदूद रह गई है? नहीं, सभी जो क्षेत्रीय दल हैं अपने अपनी जगह पे सारे मजबूत हैं और बहुत जगह बहुत राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने में एक ताकत है और वहाँ उनकी एक अपनी साख है, वो उस हिसाब से जीतने में कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि जिसकी जहाँ ताकत है वो उसका उपयोग वहाँ पर करे और ऐसे लोगों को हटाने का काम करे जो झूठ नहीं। इसमें आप एक तरफ ये देखिए, एक तरफ बीएसपी को देखते हैं, मायावती को देखते हैं, वो कांग्रेस को लगातार बीजेपी से ज्यादा कोसती हुई नजर आ रही है, उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं अखिलेश यादव चुप रहते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मायावती बिल्कुल जाने से इनकार कर देती है रैली में। अखिलेश यादव का अभी कोई मौका सामने नहीं आया है, लेकिन हमने देखा है कि दीदी लगातार अखिलेश यादव से कांटेक्ट में है। तो क्या यह समझा जाए कि एक स्ट्रेटेजी के तहत यह किया जा रहा है कि पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या हो और कहां जाना पड़े? बहुत सारी कांग्रेस की जहाँ तक जैसे बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस की आलोचना की है, ये बात सही है। उसका कारण भी बहुत सारी जगह रहा कि जैसे गुजरात में चाहे जब गठबंधन की बात हुई तब उन्होंने प्रयास किया था, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी प्रयास हुआ, लेकिन जहाँ कांग्रेस
थोड़ी मजबूत भूमिका में थी, वहां वो गठबंधन के लिए उतने आसानी से तैयार नहीं हुई। अब जब जहां हम उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो हम लोग फिर ज्यादा उसमें नहीं आए, क्योंकि उन्होंने भी बात नहीं की, क्योंकि उनको आगे आके करनी चाहिए थी बात, उन्होंने बात नहीं की। वो इस अभिमान में रहे ना जाने का है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है। ममता बनर्जी चाहती है वो प्रधानमंत्री बने, इधर अखिलेश चाहते हैं कि या तो मैं बन जाऊं या पिताजी बन जाएं, इधर मायावती जी चाहती हैं कि मैं बन जाऊं। तो कुर्सी की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि मायावती ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूं, अखिलेश प्रताप क्यों चुप है? अखिलेश जी तो इसीलिए चुप है ना कि उन्हें क्या पता कि कल को फिर से ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की राजनीति करनी पड़ जाए, यानी कि अभी भी शोर नहीं है चीजों को लेकर। क्या पता कब किस वक्त पाला पलटना पड़ जाए। कुर्सी के लिए सब लोग घर से निकल कर आ गए हैं। चलिए, कुर्सी का लालच सबको है और ये लड़ाई ही कुर्सी की है। अब ये देखना होगा कि 2019 में कुर्सी किसके कब्जे में आती है। सबके अपने अपने दावे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ हमारे इस बहस में बस इतना ही।